फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। मीन्स एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के थे: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ये 4 प्रकार के टिश्यू हम पढ़ लिए थे। आज हमें इसके आगे का टॉपिक पढ़ना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। द बेसिक टिश्यूज मेंशन्ड above organized to form organs, which in turn associate to form organ system in the multicellular organisms। मीन्स बेसिक फॉर्म जो यूनिट होती है लाइफ की वो सेल्स होती है। सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें ऑर्गन सिस्टम जानना है। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियल फॉर मोर इफिशियंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारे सिस्टम जो होते हैं, ऑर्गन सिस्टम सारे होते हैं, मिलकर एक साथ जब काम करते हैं तो वो सारे सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 1 और आर मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। प्रत्येक ऑर्गन हमारी बॉडी में एक या एक से अधिक प्रकार की टिश्यू से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल दी 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, डेट इज़ एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। जैसा कि ये जो है हमारे हार्ट में उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें कि 4 प्रकार की टिश्यू देखने को मिलती है। मीन्स एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू, 4 प्रकार की टिश्यू हमारे हार्ट में देखने को मिलती है। We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ systems displays certain discernible trend. This discernible trend is called evolutionary trend और इस प्रकार के ट्रेंड को evolutionary trend कहा जाता है। You will study the details in class 12th, जिसको हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे। You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary levels to show their organization and functioning। तो हमें इस चैप्टर में जो है 3 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी उनके डिफरेंट इवोल्यूशनरी स्तर के आधार पे हमें देखना है। मार्फोलॉजी क्या होता है? मार्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और आर एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। मार्फोलॉजी का मतलब जो हम एक्सटर्नली देख सकें। मीन्स मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स जो हम स्टडी करते हैं उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स और आर माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसीजली मीन्स ओनली दिस। अगर प्लांट और माइक्रोब्स के केस में देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी का बस इतना ही मतलब होता है कि एक्सटर्नल फीचर्स का अध्ययन करना उनके। द टर्म in case of animals this refers to the external appearance of the organs or are part of the body। और अगर यही एनिमल के केस में देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन या किसी बॉडी पार्ट का हिस्सा। मीन्स किसी भी बॉडी का हिस्सा का अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी हम करें तो उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animals। और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि उस इंटरनल ऑर्गन की मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना ही एनाटॉमी कहलाएगा। You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog representing invertebrates and vertebrates। अब हमें यहाँ एर्थवर्म, कॉकरोच जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं और फ्रॉग जो कि वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आता है, उसके इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को 1 बाय 1 करके यहाँ पे सीखना है। तो सबसे पहले हमें अर्थ की मॉर्फोलॉजी यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं
क्या होता है एर्थवर्म? एर्थवर्म मीन्स केचुआ, जो कि सब लोगों ने देखा है। एर्थवर्म इज ए रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स दैट इनहेबिट्स द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। एर्थवर्म जो होता है रेडिश मीन्स हल्का रेडिश ब्राउन कलर का टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स है, जो कि मॉइस्ट सॉइल के अपर लेयर ऊपरी सतह में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग डे टाइम दिन के समय क्या होता है? दे लिव इन बरोज मेड बाई बरोइंग एंड सॉलोइंग दी सॉयल। दिन के समय वो अपने द्वारा बनाए गए सॉयल में जो अपने द्वारा बनाए गए बरो या होल होते हैं उनके द्वारा बनाए गए, उसमें वो दिन के समय देखने को मिलते हैं। इन दी गार्डन्स में क्या होता है? दे कैन बी ट्रेस्ड बाई देयर फीकल डिपॉजिट्स नोन एज वॉर्म कास्टिंग। गार्डन में अभी हमें देखने को कभी कदार मिलता है कि जो ये अपना फीकल डिपॉजिट करते हैं एक जगह, उसको वर्म कास्टिंग के नाम से जानते हैं। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म आर फेरेटिमा एंड लुब्रिकस। कॉमन इंडियन अर्थवर्म फेरेटिमा पॉस्थुमा होता है और एक दूसरा फॉर्म भी अर्थवर्म का होता है लुम्ब्रिकस। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अर्थवर्म की मार्फोलॉजी पढ़नी है। तो देखते हैं कि मार्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में उसके जानना है, उसके बॉडी पार्ट के बारे में हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। Earthworm have long cylindrical body. The body is divided into more than 100 short segments which are similar, that is metamers, about 100 to 120 meter in number. Earthworm की बॉडी लंबी होती है, थोड़ा सिलेंड्रिकल बॉडी होती है देखने में, और उनकी बॉडी लगभग 100 से 120 की संख्या में सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, और उस 100 से जो 120 सेगमेंट्स होते हैं उसी सेगमेंट्स को मेटामर्स भी कहते हैं। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाई ए डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन, दैट इज डॉर्सल ब्लड वेसल्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो अर्थवर्म की डॉर्सल सरफेस होती है उस पे एक डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन देखने को मिलता है, को डॉर्सल ब्लड वेसल्स कहते हैं। वो पूरी उनकी लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी के अलोंग हमें डॉर्सल ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है। द वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग, दैट इज पोर्स। और जो वेंट्रल सरफेस अर्थवर्म का होता है वो उसमें जो है जेनाइटल ओपनिंग मीन्स जेनाइटल पोर्स हमें देखने को मिलता है। एंटीरियर इंड कंसिस्ट ऑफ द माउथ एंड द प्रोस्टोमियम। एंटीरियर इंड पे उनकी बॉडी के जो एंटीरियर इंड होता है उसमें ही माउथ पाया जाता है और प्रोस्टोमियम होता है। प्रोस्टोमियम क्या होता है? प्रोस्टोमियम एक लोब होता है विच सर्व एज ए कवरिंग फॉर द माउथ एंड एज ए वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच द अर्थवर्म में क्राउल। जो प्रोस्टोमियम होता है एक लोब होता है, मीन्स वो माउथ को कवर करने का काम करता है, और जो सॉइल में क्राउल करते हैं अर्थवर्म उनमें भी मदद करता है। सॉइल में क्रैक्स जो होते हैं, सॉइल में वो जो होल बनाते हैं एक, उसमें भी ये प्रोस्टोमियम मदद करता है। द प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन फंक्शंस। प्रोस्टोमियम जो होता है वो सेंसरी इन फंक्शंस होता है, मीन्स अगर उसके प्रोस्टोमियम के ऊपर टच किया जाए तो वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, दैट इज बक्कल सेगमेंट विच कंटेन्स द माउथ मीन्स जो बॉडी का पहला सेगमेंट होता है उसको पेरिस्टोमियम कहते हैं, मीन्स बक्कल सेगमेंट उसी को कहते हैं, और उसी में माउथ पाया जाता है, और उसी माउथ के ऊपर हमें जो है प्रोस्टोमियम, माउथ की कवरिंग यानी कि प्रोस्टोमियम देखने को मिलती है। तो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट पेरिस्टोमियम हो गई और माउथ की कवरिंग को प्रोस्टोमियम कहते हैं। इन ए मैच्योर वर्म, अगर मैच्योर अर्थवर्म में देखा जाए तो सेगमेंट्स जो 14 to 16 सेगमेंट होता है आर कवर्ड बाई ए प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम। जो मैच्योर अर्थवर्म का 14वां और 16वां सेगमेंट होता है उसमें एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड देखने को मिलता है, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू का वो डार्क बैंड बना होता है, उसको क्लाइटेलम कहते हैं। और ये क्लाइटेलम 14 से लेके मीन्स 14, 15 और 16 वाले सेगमेंट में हमें क्लाइटेलम देखने को मिलता है। Thus the body is divisible into 3 prominent region। इस प्रकार जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो
उनको 3 प्रोमिनेंट रीजन में डिवाइड कर दिया जाता है। क्लाइटेलम के आधार पे उनकी बॉडी को डिवाइड कर दिया जाता है, तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है पेरिक्लाइटेलर, सेकेंड होता है क्लाइटेलर एंड थर्ड होता है पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट्स। तो जो क्लाइटेलम के अगला हिस्सा होगा उसको प्री क्लाइटेलर रीजन बोल देते हैं और क्लाइटेलम वाले रीजन को क्लाइटेलर बोलते हैं और क्लाइटेलम के पिछले वाले हिस्से को पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट्स कह देते हैं। तो इन 3 सेगमेंट में उनकी बॉडी को डिवाइड कर दिया जाता है। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिकल apertures are situated on the ventrolateral sides of the intersegmental groups। मीन्स 4 पेयर स्पर्मेथिकल अपर्चर्स देखने को मिलते हैं, वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, 5th to 9th सेगमेंट्स में। मीन्स 5वें और 9th सेगमेंट्स के इंटरसेगमेंटल ग्रुप्स पे ये 4 पेयर स्पर्मेथिकल अपर्चर देखने को मिलते हैं। ए सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट। एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर पाया जाता है, वो भी मिड वेंट्रल लाइन, वो भी 14th सेगमेंट के मिड वेंट्रल लाइन पे। ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड्स ऑफ 18th सेगमेंट। और एक पेयर मेल जेनाइटल पोर वेंट्रोलैटरल साइड पे 18th सेगमेंट के वेंट्रोलैटरल साइड्स पे जो है एक पेयर मेल जेनाइटल पोर्स देखने को मिलता है। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर्स ओपन ऑन दी सरफेस ऑफ दी बॉडी। ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं उनकी बॉडी के सरफेस पे, जिसको नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। और ये नेफ्रिडियोपोर जो है बॉडी के ऊपरी सतह पे खुलते हैं। इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट दी फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम देयर आर रोज ऑफ एस शेप्ड सीटी। प्रत्येक बॉडी सेगमेंट में मीन्स अगर फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम मीन्स 14, 15 और 16 जो कि क्लाइटेलर रीजन है, ये इन 3 रीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट में एस शेप्ड सीटी पाई जाती है। मतलब कौन कौन से सेगमेंट को छोड़ के, फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम वाले रीजन को छोड़ दिया जाए तो बॉडी के प्रत्येक सेगमेंट में यह शेप्ड सीटी देखने को मिलती है। इम्बेडेड इन दी एपिडर्मल पिट्स इन द मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट। और ये यस शेप्ड सीटी जो होती है ये एपिडर्मल पिट्स मीन्स बॉडी की जो एपिडर्मल वाली लेयर होती है उसमें धसी सी हुई होती हैं, प्रत्येक सेगमेंट के बीचों बीच में धसी रहती हैं। सीटी कैन बी एक्सटेंडेड और आर रिट्रैक्टेड। सीटी जो है अपने आप, सीटी जो होती हैं वो एक्सटेंड भी कर सकती हैं और रिट्रैक्ट भी कर सकती हैं। देयर प्रिंसिपल रोल इज इन लोकोमोशन। इनका मुख्य रोल क्या होता है, लोकोमोशन में ये हेल्प करती हैं। मीन्स सीटी की वजह से ही अर्थवर्म में लोकोमोशन देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पे अर्थवर्म की एनाटॉमी देखनी है। एनाटॉमी मीन्स अर्थवर्म के इंटरनल ऑर्गन्स के स्टडी करनी है। द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाई ए थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल बिलो विच इज द एपिडर्मिस, 2 मसल लेयर्स that is circular and longitudinal and an innermost coelomic epithelium। जो अर्थवर्म की बॉडी वॉल होती है वो अगर देखा जाए तो एक्सटर्नली जो है एक पतली सी नॉन सेलुलर क्यूटिकल से कवर्ड होती है और क्यूटिकल के जस्ट नीचे हमें एपिडर्मिस की लेयर देखने को मिलती है और एपिडर्मिस के नीचे 2 प्रकार की मसल लेयर देखने को मिलती है। एक तो सर्कुलर मसल की लेयर होगी और दूसरी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है। और सबसे अंदर मीन्स इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो सीलोमिक एपिथीलियम की लेयर होती है। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथीलियम सेल्स विच कंटेन सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स। जो अर्थवर्म की जो एपिडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है, कॉलमनर एपिथीलियम की बनी होती है। क्योंकि अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट होती है, मीन्स जो उसकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, तो वो सिंगल लेयर सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम की बनी होती हैं। जो जब कॉलमनर एपिथीलियम की बनी होंगी तो यानी कि वो कुछ ना कुछ सिक्रीशन करेंगी, मीन्स वो सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स कंटेन करती हैं, उनमें सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स पाए जाते हैं।
The alimentary canal is a straight tube and runs between first to last segment of the body, जैसा कि फिगर 7.10 में देखने को मिल रहा है। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म इसमें इस फिगर में दिखाया गया है, जिसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक स्ट्रेट ट्यूब के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है, जिसमें कि एक लंबी सी स्ट्रेट ट्यूब देखने को मिल रही है। ये स्ट्रेट ट्यूब जो है ये पहले सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट मीन्स पूरे बॉडी में ये स्ट्रेट ट्यूब देखने को मिलता है। इसीलिए तो इसको ट्यूब विद इन ट्यूब भी कहा जाता है। इस एनिमल्स को ट्यूब विद इन ट्यूब भी बोला जाता है। ए टर्मिनल माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी दैट इज 1 to 3 सेगमेंट्स विच लीड्स इनटू मस्कुलर फायरिंग्स। टर्मिनल पे एक माउथ होगा और जो वो माउथ होता है ये बक्कल कैविटी में ओपन होगा और ये बक्कल कैविटी पहले से लेके तीसरे सेगमेंट्स तक पाया जाता है और बक्कल कैविटी फिर आगे चल के फायरिंग्स में ओपन होगा। ए स्मॉल नैरो ट्यूब ईसोफेगस दैट इज 5 to 7 सेगमेंट्स कंटिन्यूज टू इनटू ए मस्कुलर गिजर्ड 8 to 9 सेगमेंट्स। एक जो है जो फायरिंग्स होगा वो पतली सी एक ईसोफेगस की ट्यूब होती है, नैरो ट्यूब होती है ईसोफेगस की, छोटी सी नैरो ट्यूब होगी ईसोफेगस की, जो कि 5वें से लेकर 7वें सेगमेंट में पाया जाएगा, उसमें जाके ओपन करेगी फायरिंग्स। मीन्स माउथ जो है माउथ बक्कल कैविटी में ओपन होगा और बक्कल कैविटी आगे चल के फायरिंग्स में ओपन होगी, फायरिंग्स आगे चल के ईसोफेगस में ओपन होगा और ये ईसोफेगस जो है ये आगे चल के एक मस्कुलर मीन्स मसल की बनी हुई गिजर्ड की लेयर होती है, वो गिजर्ड पाया जाता है, वो 8वें और 9वें सेगमेंट्स में देखने को मिलता है। फिर ये ईसोफेगस 8वें और 9वें सेगमेंट में गिजर्ड में जाके ओपन होता है। इट हेल्प इन दी ग्राइंडिंग दी सॉयल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीव्स। गिजर्ड का क्या काम होता है? गिजर्ड जो होता है ये सॉयल पार्टिकल को ग्राइंड करने में मदद करता है और जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको निगलने में मदद करता है। दी स्टमक एक्सटेंड्स फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट्स। अब इसके बाद गिजर्ड क्या होगा? स्टमक में ओपन होता है और इनका स्टमक जो होता है 9 से लेकर 14 सेगमेंट्स में पाया जाता है स्टमक। द फूड ऑफ द अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड विद सॉयल। जो अर्थवर्म का फूड होता है वो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, मीन्स अर्थवर्म जो होता है वो सड़ी गली पत्तियों को खाता है जो सॉयल में ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू मिली होती हैं उनको भी खाता है। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी स्टमक। अब स्टमक में इनके कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये न्यूट्रलाइज करती हैं दी ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन दी ह्यूमस। ह्यूमस में पाए जाने वाले ह्यूमिक एसिड को ये न्यूट्रलाइज करती हैं। इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम दी 15th सेगमेंट ऑनवर्ड्स एंड कंटिन्यू टिल दी लास्ट सेगमेंट। इनका जो इंटेस्टाइन होता है वह 15वें सेगमेंट से स्टार्ट हो जाता है और लास्ट सेगमेंट तक इंटेस्टाइन पाया जाता है। ए पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कोनिकल इंटेस्टाइनल सीकी प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन दी 26th सेगमेंट। अब एक पेयर छोटी सी कोनिकल इंटेस्टाइनल सीकी देखने को मिलती है जो कि इंटेस्टाइन के 26वें सेगमेंट में ये इंटेस्टाइनल सीकी देखने को मिलती है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26th सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd 25th सेगमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल कॉल्ड टिफ्लोसोल। अब ये टिफ्लोसोल क्या होता है? ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये सरफेस एरिया मीन्स जैसे हमारी इंटेस्टाइन में विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं उसी के जैसा टिफ्लोसोल भी अर्थवर्म में पाया जाता है और ये टिफ्लोसोल सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ये 26वें सेगमेंट के बाद का जो लास्ट का सेगमेंट होता है 20 मीन्स जो पीछे से अगर काउंट किया जाए तो पीछे से 23वें 25वें सेगमेंट में ये टिफ्लोसोल देखने को मिलता है। दिस इंक्रीजेज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन और ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया को मीन्स सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। The alimentary canal opens to the exterior by a small rounded aperture called anus. एलिमेंट्री कैनाल फिर लास्ट में किस में ओपन होता है? जाके एक छोटा सा राउंडेड अपर्चर होता है जिसको एनएस कहते हैं, लास्ट में वो एनएस के थ्रू ओपन होता है। दी
The ingested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzymes break down complex food into smaller absorbable units. These simpler molecules are absorbed through intestinal membrane and are utilized. और लास्ट में क्या होता है, जो स्मॉलर मीन्स सिंपल मॉलिक्यूल होता है वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसी के थ्रू यूटिलाइज्ड भी कर लिया जाता है। फेरेटिमा एक्सिबिट्स ए क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम स्टार्ट होता है अर्थवर्म का। जो अर्थवर्म में मीन्स फेरेटिमा पोस्थुमा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। और इस क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, कैपिलरीज पाई जाएंगी और हार्ट देखने को मिलता है। जैसा कि फिगर 7.11 में दिखाया गया है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या क्या ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं, कौन कौन सी, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं और सब न्यूरल वेसल्स दिखाई गई हैं। और लेटरल इसोफेजियल वेसल है और यहाँ पे हार्ट है, हार्ट भी लेटरल हार्ट है यहाँ पे, और लेटरल इसोफेजियल हार्ट, दो प्रकार से यहाँ पे हार्ट है। और एक ब्लड वेसल कमिस्योरल ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पे ये फिगर जो है अर्थवर्म का क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ड्यू टू क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कन्फाइंड टू दी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होने के नाते जो ब्लड होता है वो हार्ट मतलब हार्ट में जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में जाता है। कॉन्ट्रैक्शन कीप ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से जो है ब्लड जब मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके थ्रू ब्लड केवल और केवल सिंगल डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो होता है। स्मॉलर ब्लड वेसल सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड द बॉडी वॉल। जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं वो किसको किसको ब्लड सप्लाई कर सकते हैं, गट को, नर्व कॉर्ड को और पूरे बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन दी 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। जो ब्लड ग्लैंड्स होती हैं वो 4थे, 5वें और 6वें सेगमेंट्स में ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड ग्लैंड है ये ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं और हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करती हैं, और जो इनका हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ब्लड सेल्स आर फाइगोसिटिक इन नेचर। इनका ब्लड सेल जो होता है वो फाइगोसिटिक इन नेचर होता है, मीन्स जो अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें होंगे, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होंगे उनको ये किल करने का भी काम करता है। अर्थवर्म्स लैक्स स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस। अर्थवर्म में कोई भी स्पेशल ब्रीदिंग डिवाइस नहीं देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू देयर बॉडी स्टीम। और इसमें जो रिस्पिरेशन होता है मीन्स जो गैसियस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन के थ्रू वो मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है, और वो ब्लड स्ट्रीम में जाके मतलब ब्लड स्ट्रीम से लेके मतलब ऐसे गैसियस एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे हमें अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। तो देखते हैं, दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन अकर एज सेगमेंटली अरेंज्ड क्वाइल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसमें एक क्वाइल्ड ट्यूब्यूल देखने को मिलता है जिसको नेफ्रीडिया कहते हैं, मीन्स इसका सिंगुलर नेफ्रीडियम होता है। मीन्स इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में नेफ्रीडिया पाया जाता है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। और अब ये नेफ्रीडिया भी यहाँ पे 3 प्रकार को देखने को मिलेगा। फर्स्ट है सेप्टल नेफ्रीडिया, सेकेंड है इंटेगुमेट्री नेफ्रीडिया और थर्ड है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ और कैसे पाया जाएगा। सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ द सेगमेंट 15 टू द लास्ट दैट ओपन इनटू द इंटेस्टाइन। क्योंकि इनका इंटेस्टाइन जो था वो 15वें सेगमेंट से स्टार्ट था और पूरी बॉडी में लास्ट तक पाया जा रहा था। तो ये सेप्टल नेफ्रीडिया जो होती हैं ये जो है 15वें सेगमेंट से ही पाई जाएंगी और लास्ट तक पाई जाएंगी। तो जाहिर सी बात है क्योंकि इंटेस्टाइनल पोर्शन में ये सेप्टल नेफ्रीडिया देखने को मिल रही है तो ये इंटेस्टाइन में ही ओपन भी होती हैं। अब सेकेंड है इंटेग्यूमेट्री नेफ्रीडिया।
क्या होती हैं, इंटेग्यूमेट्री नेफ्रीडिया जो होती हैं ये अटैच्ड टू लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द सेगमेंट 3 टू द लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस। ये बॉडी वॉल के तीसरे से लास्ट सेगमेंट तक ये इंटेग्यूमेट्री नेफ्रीडिया अटैच होती हैं, बॉडी वॉल से अटैच होती हैं, तो ये बॉडी के सरफेस पे ही खुलती हैं। अब थर्ड है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया कहाँ पाई जाएंगी? फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज 3 पेयर्ड टफ्ट्स इन द 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। मीन्स जिसमें ब्लड ग्लैंड्स पाई जा रही थी 4th, 5th और 6th सेगमेंट में, उसी 4th, 5th और 6th सेगमेंट वाले में 3 पेयर हमें फेरेंजियल नेफ्रीडिया भी देखने को मिलती हैं। जैसा कि फिगर 7.12 के फिगर में यहाँ पे सभी नेफ्रीडिया पे को दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये नेफ्रीडियल सिस्टम इन अर्थवर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये माउथ ओपन हो रहा है। डक्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया यहाँ पे पाई जा रही हैं बक्कल कैविटी के आसपास, और टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया पाई जा रही हैं। मीन्स फेरेंजियल नेफ्रीडिया गुच्छे के रूप में भी पाई जा रही हैं। ब्लड ग्लैंड्स देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ पे इंटेग्यूमेट्री नेफ्रीडिया पाई जाएगी, और फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेट्री नेफ्रीडिया मीन्स इंटेग्यूमेट्री नेफ्रीडिया जो होती हैं यहाँ पे खूब ढेर सारी पाई जाती हैं। और यहाँ पे सेप्टल नेफ्रीडिया भी दिखाया गया है। तो ये फिगर नेफ्रीडियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये विभिन्न प्रकार की नेफ्रीडिया अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर में लगभग सेम होती हैं। नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। नेफ्रीडिया क्या करती हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे बिहेव करेंगी, तो ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और उनके कंपोजिशन को जो है रेगुलेट करती हैं। A nephridia starts out as a funnel that collects excess fluids from coelomic chamber. The funnel connects with a tubular part of the nephridium which delivers the waste through a pore to the surface in the body wall into the digestive tube. तो नेफ्रीडिया मीन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन बस यहीं तक था। अब हमें अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना है, तो देख लेते हैं अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम कहाँ पाया जाएगा, कैसे होता है। नर्वस सिस्टम इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया। जो अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट का मेंबर है, तो नर्वस सिस्टम इसमें मेनली गैंग्लिया के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। जो गैंग्लिया होता है अरेंज्ड सेगमेंट वाइज ऑन दी वेंट्रल पेयर्ड नर्व कार्ड। वेंट्रल इसमें क्योंकि इनवर्टिब्रेट का मेंबर है, तो जो नर्व कॉर्ड इनका होता है वेंट्रल पाया जाएगा, और वो नर्व कार्ड पेयर्ड होता है, और उसी नर्व कार्ड के ही उस पे जो है हमें गैंग्लिया देखने को मिलती हैं। द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन मीन्स 3rd एंड 4th सेगमेंट्स में बाइफर्केट्स। जो नर्व कॉर्ड इनकी होती है वो एंटीरियर रीजन में, मतलब तीसरे और चौथे सेगमेंट में ये बाइफर्केट हो जाती हैं। लेटरली इन सर्कलिंग दी फायरिंग्स, और साइड वाइज फायरिंग्स को इंसर्कल करते हुए ये ज्वाइंस दी सेरिब्रल गैंग्लिया। ये सेरिब्रल गैंग्लिया से ज्वाइन करती हैं, डॉर्सल साइड पे जाके सेरिब्रल गैंग्लिया से ज्वाइन कर जाएंगी और एक रिंग, नर्व रिंग का फॉर्मेशन कर देती हैं। द सेरिब्रल गैंग्लिया अलॉन्ग विद अदर नर्व्स इन दी रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एज वेल एज कमांड मस्कुलर रेस्पॉन्सेज ऑफ दी बॉडी। जो सेरिब्रल गैंग्लिया होती हैं वो नर्व के साथ मीन्स नर्व रिंग के साथ इंटीग्रेट करके सेंसरी इन फंक्शंस में बिहेव करती हैं और बॉडी को कमांड सिस्टम एज प्रोवाइड करती हैं। तो नर्वस सिस्टम इनका इतना ही था। अब हमें अर्थवर्म के थोड़ा सा सेंसरी सिस्टम को पढ़ना है। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आई बट डज possess लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन मीन्स रिसेप्टिव सेल्स टू डिस्टिंग्विश द लाइट्स इंटेंसिटीज एंड टू फील द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। जो सेंसरी सिस्टम होता है उसमें अर्थवर्म में आई नहीं पाया जाता है, बट आई की जगह पे उनमें जो है लाइट टच के प्रति सेंसिटिव ऑर्गन पाए जाते हैं। मीन्स रिसेप्टिव सेल्स कुछ पाए जाते हैं जो लाइट और टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जो कि ग्राउंड में होने वाले वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। वर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स। अर्थवर्म में एक स्पेशल प्रकार का कीमो रिसेप्टर देखने को मिलता है। कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं? ये टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं।
विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई, जो केमिकल स्टिमुलाई से रिएक्ट करते हैं और मतलब जो है टेस्ट के बारे में इनको मतलब ये टेस्ट के कुछ टेस्ट को ऑब्जर्व करते हैं। दीज सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म, और ये सेंस ऑर्गन जो होते हैं ये अर्थवर्म के एंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। अर्थवर्म इज hermaphrodite means bisexual, that is testes and ovaries are present in the same individual। फिगर 7.13, जैसा कि फिगर 7.13 के फिगर में यहाँ पे हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म को देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है जो अर्थवर्म होता है ये hermaphrodite होता है, मीन्स बाइसेक्सुअल होता है। टेस्टिस और ओवरी मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में देखने को मिलते हैं। जैसा कि इस फिगर में देखने को मिल रहा है कि सेम ही इंडिविजुअल में टेस्टिस भी पाया जा रहा है और ओवरी भी पाई जा रही है। यहाँ पे टेस्टिस जो है टेस्टिस सैक के अंदर टेस्टिस पाया जा रहा है और ओवरी जो है यहाँ पे ओवेरियन फनल के अंतर्गत जो है ओवरी देखने को मिल रही है, जो कि अंगूर के गुच्छे जैसी यहाँ पे ओवरी है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस, इनमें जो है 2 पेयर टेस्टिस पाया जाता है और ये 2 पेयर टेस्टिस 10th और 11th सेगमेंट्स में पाया जाता है। देयर वासा डिफरेंशिया रन अप टू द 18th सेगमेंट वेयर दे ज्वाइन द प्रोस्टैटिक डक्ट, और इनका जो वासा डिफरेंशिया होता है मीन्स जो टेस्टिस में वासा डिफरेंशिया पाया जाता है वो 18th सेगमेंट में पाया जाता है और ये जो है प्रोस्टैटिक डक्ट से ज्वाइन करता है जाके। 2 पेयर्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, 1 पेयर ईच इन दी 17th एंड 19th सेगमेंट। 2 पेयर एसेसरी ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। एक पेयर 17th और 19th सेगमेंट में एक पेयर एसेसरी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट मीन्स वासा डिफरेंशिया ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाई ए पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड ऑफ द 18th सेगमेंट। जो एक पेयर मेल जेनाइटल पोर है वो 18th सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका आर लोकेटेड इन 6th to 9th सेगमेंट, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। 4 पेयर स्पर्मेथिकी देखने को मिलती हैं और ये स्पर्मेथिकी जो है 6 से लेकर 9वें सेगमेंट में एक पेयर, प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर स्पर्मेथिकी पाई जाती हैं। दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेथिकी का काम क्या होता है, ये स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म को स्टोर करने में मदद करती हैं ड्यूरिंग कपुलेशन के टाइम ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करती हैं। 1 पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच्ड एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ द 12th एंड 13th सेगमेंट। एक पेयर ओवरी पाई जाती है वो भी 12वें और 13वें सेगमेंट के इंटरसेगमेंटल सेप्टम के ऊपर जो है एक पेयर ओवरी देखने को मिलती है। ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बीनीथ द ओवरीज which continue into oviduct joined together and open on the ventral side as a single median female genital pore on the 14th segment। और एक सिंगल जेनाइटल जो सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर होता है वो 14 सेगमेंट में पाया जाता है। तो अर्थ के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इतना ही। ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन 2 वर्म ड्यूरिंग मेटिंग, जैसा कि पता है कि स्पर्म और मीन्स टेस्टिस और ओवरी एक ही के अंतर्गत पाया जा रहा है। तो जब 2 अर्थवर्म म्यूचुअली कपुलेट करेंगे तो उन दोनों के अंदर म्यूचुअली एक्सचेंज देखने को मिलता है स्पर्म और ओवम का। 1 वर्म हैज़ टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेट जक्स्टापोजिंग अपोजिट गोनेडल ओपनिंग एक्सचेंजिंग पैकेट्स ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोफोर, और पैकेट ऑफ स्पर्म को स्पर्मेटोफोर कहते हैं। मेच्योर स्पर्म एंड egg cell and nutritive fluid are deposited in cocoons produced by the gland cells of clitellum। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन दी कोकून्स। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट किसके अंतर्गत पाया जाता है, कोकून के अंतर्गत पाया जाता है। विच आर डिपोजिटेड इन दी सॉयल, और ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है, जो है सॉयल में जाके डिपॉजिट होता है। दी ओवा मीन्स एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल्स विद इन दी कोकून विच देन स्लिप्स ऑफ दी वर्म एंड इज डिपोजिटेड इन ORR ऑन दी सॉयल। दी कोकून होल्ड्स दी वार्म एम्ब्रियो, जो वार्म एम्ब्रियो को होल्ड करता है। आफ्टर अबाउट 3 वीक्स ईच कोकून प्रोड्यूसेस 2 to 20 बेबी वार्म। 3 सप्ताह के बाद जो है 3 सप्ताह के बाद क्या होता है, प्रत्येक कोकून से लगभग 2 से 20 बेबी वार्म देखने को मिलते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए
तो 10 से 20 बेबी वॉर्म देखने को मिलते हैं ऑन एन एवरेज ऑफ 4 कोकून से। डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट, दैट इज देयर इज नो लार्वल फॉर्म्ड। जो अर्थवर्म में होता है डेवलपमेंट वो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मीन्स कोई भी लार्वल स्टेज इसमें नहीं देखने को मिलती है। अर्थवर्म्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। अर्थवर्म क्या होते हैं, ये किसानों के मित्र होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे मेक बरोज इन द सॉयल एंड मेक इट पोरस विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट्स। क्योंकि ये सॉयल को, मिट्टी को पोरस बनाते हैं, इसलिए फार्मर के जो होते हैं ये मित्र कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल बाय द अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। मीन्स ये सॉयल को जो होता है पोरस बनाते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है, और इस प्रोसेस को जो है वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और फर्टिलिटी के इस इंक्रीज सॉइल की फर्टिलिटी के बढ़ने के इस प्रोसेस को ही वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड एज वेट इन द गेम फिशिंग। ये गेम फिशिंग में भी मदद करते हैं, मीन्स मछलियों को पकड़ने में भी केंचुओं का उपयोग किया जाता है। तो बस हमें अर्थवर्म के बारे में इतना ही पढ़ना था, तो आगे हम इसके कॉकरोच स्टार्ट करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।